तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग शासन, सुशासन तथा लोकतांत्रिक शासन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ रोल ऑफ स्टेट, सिविल सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स को भी देखेंगे। तो शासन यानी गवर्नेंस क्या होती है? तो शासन शब्द यूनानी भाषा के कुबेर नाव से लिया गया, जिसका अर्थ है परिचालन। इसे पहली बार प्लेटो ने सांकेतिक रूप से इस्तेमाल किया। तो शासन का क्या अर्थ होता है? परिचालन यानी ड्राइविंग। शाब्दिक अर्थ है संचालन अथवा नीति निर्णय। शाब्दिक अर्थ क्या है? संचालन करना या नीति निर्णय करना। तो उसमें उस तरीके या कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है जिसके द्वारा किसी संगठन या देश का सर्वोच्च स्तर पर इस प्रकार से प्रबंधन किया जाता है कि आम जनता को अधिकाधिक लाभ मिले। तो बेसिकली इसके द्वारा किसी संगठन या देश का सर्वोच्च स्तर पर इस प्रकार प्रबंधन किया जाता है कि आम जनता को अधिकाधिक लाभ मिले। शासन निर्णय करने की प्रक्रिया उन निर्णयों के क्रियान्वयन में समष्टि, औपचारिक एवं अनौपचारिक कर्ताओं एवं संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करता है। फिर संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव ने अपने भाषण में कहा कि शासन केवल वही नहीं है जो वह केवल राज्य के लिए करता है, अपितु यह व्यक्ति, समाज व समाज के सभी पहलुओं को शामिल करता है। तो शासन न केवल राज्य के लिए राज्य को शामिल करता है, बल्कि वह व्यक्ति, समाज के सभी पहलुओं को शामिल करता है। वर्ष 1993 में विश्व बैंक ने शासन को ऐसी विधि के रूप में परिभाषित किया जिसके माध्यम से किसी देश के प्रबंधन में राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक संसाधनों का विकास हेतु उपयोग किया जाता है। तो शासन और प्रशासन में अंतर क्या है? तो शासन और प्रशासन यानी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अंतर है? तो शासन क्या है? किसी सरकार के गठन को उस देश का शासन कहा जाता है। किसी सरकार के गठन को उस देश का शासन कहा जाता है। प्रशासन क्या है? सरकार द्वारा किए गए निर्णयों को लागू करना प्रशासन। तो सरकार के गठन को शासन, सरकार के द्वारा किए गए निर्णयों को लागू करना प्रशासन कहलाता है। जो सरकार करती है वही शासन कहलाता है। परंपरागत रूप से सरकार का कार्य नीति निर्माण रहा है। यह मुख्यतः यह कार्य मुख्यतः अस्थायी कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। अस्थायी कार्यपालिका, जैसे भारत में संसद जो लोकसभा है वो अस्थायी कार्यपालिका है और इसके द्वारा नीति निर्माण का कार्य किया जाता है। प्रशासन में वे एजेंसियां शामिल हैं जो शासन द्वारा बनाई गई नीतियों का समुचित रूप से पालन हो रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने का कार्य करती है। प्रशासन में ऐसी एजेंसियां हैं जो शासन द्वारा बनाई गई नीतियों का समुचित रूप से पालन हो रहा है या नहीं, उसको सुनिश्चित करने का काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत में जो ब्यूरोक्रेसी है वो यही काम करती है। शासन किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोदी जी के द्वारा चलाया जा रहा है। प्रशासन में कई संस्थाओं का योगदान रहता है। तो इसमें बहुत सारी संस्थाएं रहती हैं, ब्यूरोक्रेटिक संस्थाएं रहती हैं, फिर इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा प्रशासन चलाया जाता है ना, RBI वगैरह। तो मतलब ये सब शासन में कई संस्थाएं होती हैं, जबकि शासन है एक विशेष व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। लोकतंत्र में शासन के व्यक्ति का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। शासन के लिए चुने गए व्यक्तियों को शक्ति प्रदान करने का कार्य प्रशासन द्वारा किया जाता है। तो व्यक्ति चुनाव के माध्यम से शासन में जो व्यक्ति जो शासन करेंगे उनको चुनती है, जबकि शासन को शक्ति कहाँ से मिलती है? ब्यूरोक्रेसी से। क्यों? क्योंकि इनके पास एक्सपर्टीज होती है, ज्ञान होता है। जबकि ये तो जो शासक होते हैं ये MP MLA ये सब लेमैन होते हैं। शासन में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, विधायक, सांसद आते हैं। तो शासन में IAS IPS अधीनस्थ कर्मचारी एवं अधिकारीगण आते हैं। शासन नीति का निर्धारण करता है। प्रशासन शासन द्वारा निर्धारित की गई नीतियों का अनुकरण करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की, तो सरकार द्वारा इसको नीति का निर्धारण किया गया है ना, अग्निवीर योजना लागू की, मतलब इसको काइंड ऑफ लाया गया। अब इसको लागू करने का काम किसका था? प्रशासन का था, पुलिस अधिकारियों का था, या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। तो शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रशासन शासन के प्रति उत्तरदायी होता है। तो जनता के प्रति कौन उत्तरदायी होगा? शासन या हमारे नेता, है ना। और इनके प्रति कौन उत्तरदायी होगा? तो इनके प्रति हमारा प्रशासन उत्तरदायी होगा। तो प्रशासन से सवाल कौन पूछेगा? ये हमारे नेता पूछेंगे। और नेताओं से सवाल कौन पूछेगा? जनता पूछेगी। अल्टीमेटली इनडायरेक्टली ये भी जनता के कहीं ना कहीं एक प्रकार से शासित हुए, जनता द्वारा कंट्रोल्ड एक प्रकार से इनडायरेक्टली तो हुए ही। फिर राज्य के द्वारा सत्ता या राज्य के संचालन की गतिविधियां शासन है। शासन राज्य की सामाजिक, राजनीतिक इकाई को इस प्रकार चलाना है जिसके द्वारा वांछित परिणाम प्राप्त किया जा सके। फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 1957 ने शासन को सभी स्तरों पर देश के मामलों का प्रबंधन करने के लिए आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्राधिकारी के अभ्यास के रूप में परिभाषित किया है। इससे ऐसे तंत्र, प्रक्रियाएं एवं संसाधन सम्मिलित होते हैं जिसके माध्यम से नागरिक एवं समूह अपने हितों को सह संबंधित करते हैं।
अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं, अपने दायित्वों को पूर्ण करते हैं तथा अपने मतभेदों का निराकरण करते हैं। अब गवर्नमेंट और शासन में, गवर्नेंस में क्या अंतर होता है उसको देख लेते हैं। तो सरकार राज्य की संस्थाओं, कानून एवं प्रशासन का एक सम्मिलित औपचारिक ढांचा है। तो ये एक औपचारिक ढांचा है राज्य की संस्थाओं का, कानून एवं प्रशासन। जबकि गवर्नेंस शासन सरकार की गत्यात्मक प्रक्रिया एवं उसका परिणाम है। तो शासन क्या है, गवर्नेंस क्या है, सरकार की गत्यात्मक प्रक्रिया एवं उसका परिणाम है। जो डायनेमिक प्रोसेस है गवर्नमेंट की, उसका परिणाम है। सरकार साधन है, तो ये एक टूल है, गवर्नमेंट एक टूल है, और ये गवर्नेंस क्या है, एक साध्य है। सरकार नीति निर्माण का कार्य करती है, जो शासन के अंतर्गत आता है। शासन सामूहिक निर्णय निर्माण व नीति क्रियान्वयन की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा सरकार की नीतियों को लागू किया जाता है। बेसिकली ये डिसीजन मेकर है, तो ये डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन को गवर्नेंस कहा जाता है। सरकार मुख्यतः राज्य सत्ता से संबंधित है, शासन में प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। अब शासन के हितधारक यानी स्टेक होल्डर्स ऑफ गवर्नेंस। तो शासन में सरकार प्रमुख हितधारक होती है, अन्य हितधारकों में राजनीतिक कर्ता, संस्थाएं, रुचि रखने वाले समूह, नागरिक समाज, मीडिया, गैर सरकारी संगठन, सरकारी समितियां आदि हो सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर शासन के हितधारकों को 3 व्यापक श्रेणियों में बांटा जा सकता है: स्टेट, सिविल सोसाइटी एंड मार्केट। तो स्टेट क्या करते हैं, क्रिएटिंग अ फेवरेबल पॉलिटिकल, लीगल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो स्टेट फेवरेबल पॉलिटिकल, लीगल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को तैयार करने का काम करते हैं। मार्केट ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, अवसर प्रदान करती है लोगों को। और जो सिविल सोसाइटी है, ये लोगों के पार्टिसिपेशन को मोबिलाइज करती है, लोगों के जो सार्वजनिक भागीदारी है उसको इंश्योर करती है। तो स्टेट विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का संगठन, उसके उत्तरदायित्व, निर्वाचित प्रतिनिधि, राजनीतिक, कार्यकारी, नौकरशाही स्टेट में आते हैं। बाजार में तो इसमें नीति क्षेत्रक यानी संगठित एवं असंगठित, बड़े कारपोरेट घराने, छोटे एवं लघु स्तरीय उद्योग प्रतिष्ठान आते हैं मार्केट में। नागरिक समाज तो सबसे अधिक विविधतापूर्ण है ये। तो अब सभी समूह जो राज्य एवं बाजार में नहीं आते, वो सिविल सोसाइटी के अंग कहे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनजीओ, स्वैच्छिक संगठन, मीडिया, व्यापार यूनियन, धार्मिक समूह, दबाव समूह, सामाजिक आंदोलन। तो ऐसे समूह जो ना तो राज्य में आते हैं, ना ही वो बाजार में आते हैं, उनको सिविल सोसाइटी कहा जा सकता है। सुशासन, गुड गवर्नेंस। प्राचीन काल में सुशासन सुशासन को क्या कहते थे, आदर्श राज्य कहते थे, आइडल स्टेट कहते थे सुशासन को, जो प्लेटो जिसकी चर्चा करके गया है ना, गांधी जिसकी चर्चा करके गए हैं, राम राज्य की। तो ये क्या है, एक प्रकार का राम राज्य है, अथवा राम राज्य की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया गया है। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में एक ऐसे आदर्श राज्य का निर्माण किया है जिसकी बागडोर दार्शनिक शासक यानी कि फिलोसफर किंग के हाथों में होगी। वह अपने राज्य को कैलिपोलिस कहता है, जिसका शासन योग्य, कुशल, ज्ञानी एवं स्वार्थहीन दार्शनिक शासकों के हाथों में होगा। कौटिल्य ने अपने कृति अर्थशास्त्र में राजा के लिए उच्च मानदंडों का आधार प्रस्तुत किया है, जिसकी अंतोगतता परिणति सुशासन में होती। कौटिल्य के शब्दों में, यदि राजा संपन्न हो तो उसकी समृद्धि से प्रजा की संपन्न होती है। यदि राजा संपन्न हो तो उसकी समृद्धि से राजा भी संपन्न होता है। राजा का जो शील हो वह शील प्रजा का भी होता है। यदि राजा उद्यमी एवं उत्थानशील होता है तो प्रजा में भी गुण आ जाते हैं। यदि राजा प्रमादी होता है तो प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। एक प्राचीन कहावत है कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा होगा तथा प्रजा होगी। फिर जो कौटिल्य है ये क्या कहता है कि इन द वेलफेयर ऑफ पीपल लाइज द वेलफेयर ऑफ रूलर या राजा या किंग, एंड इन द हैप्पीनेस ऑफ पीपल लाइज द हैप्पीनेस ऑफ किंग। उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में शासन के अस्तित्व का आधार सार्वजनिक हित यानी कॉमन गुड है कि अभिवृद्धि को माना जाता है। इसके लिए राज्य कुछ संस्थाओं का निर्माण करता है। इन संस्थाओं में काम करने वाले लोगों का उद्देश्य सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय होता है। वे कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर जनता की सेवा अपना अभीष्ट यानी अपना लक्ष्य बना लेते हैं। राजकीय सेवा में कार्यरत ऐसे ही लोक सेवकों से उदार लोकतंत्र शासन के मूल सुदृढ़ हुए हैं। विश्व बैंक ने सुशासन के 3 विशिष्ट पहलुओं को रेखांकित किया है। पहला, राजनीतिक सत्ता का प्रकार, किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता है, लोकतांत्रिक है, एक तानाशाही वाली है या साम्यवादी है, कैसी है। सत्ता के प्रयोग की प्रक्रिया, इसमें आर्थिक सामाजिक संसाधनों के विकास हेतु इस प्रकार की प्रक्रिया का उपयोग किया जा रहा है। क्या मिक्स्ड इकोनॉमी का उपयोग किया जा रहा है, या एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात की जा रही है, या फ्री मार्केट की बात की जा रही है, जो कि उदारवादी पूंजीवादी देशों में होता है। तो सरकार की क्षमता, तो नीति निर्माण एवं कार्यक्रमों के संचालन हेतु सरकार की क्षमता क्या है, सरकार की सोशल कैपिटल क्या,
रॉबर्ट पुटनम का जो कॉन्सेप्ट है सोशल कैपिटल का, वो यहाँ पर हम लोग उसको लगा सकते हैं। साधारण शब्दों में सुशासन मूल्यों, मानकों एवं नियमों का वह संग्रह है जिसके द्वारा लोक नीति को उत्तरदायित्वपूर्ण, सुगमतापूर्ण, पारदर्शितापूर्ण, सहभागितापूर्ण तरीके से पूर्ण किया जाता है। शासन अपने आप में तटस्थ शब्द है, जबकि सुशासन में शासन की गुणवत्ता से संबंधित सकारात्मक विशेषताएं एवं मूल्य निहित होते हैं। शासन अपने आप में तटस्थ न्यूट्रल वर्ड है, लेकिन अगर उसमें हम सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस जोड़ देते हैं गवर्नेंस में, तो इससे हम फिर क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस की बात करने लगते हैं कि किस क्वालिटी की गवर्नेंस हो रही है। सुशासन एक गतिशील अवधारणा है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। गवर्नेंस शब्दबंध प्रशासन या सरकार का ही पर्याय नहीं है। इसमें व्यक्ति एवं संस्थाएं, सार्वजनिक नीति सभी संयुक्त रूप से अपने साझे मामलों का प्रबंधन करते हैं। सुशासन की अवधारणा की प्रासंगिकता इसलिए है कि कुशासन मिस गवर्नेंस के लक्षण सर्वत्र आसानी से परिलक्षित हो जाते हैं। आज सभी देशों में सत्ता के दुरुपयोग, घोटाले, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक धन हड़पने के लिए आए उदाहरण मिलते हैं। अतः सुशासन की अवधारणा ऐसी प्रवृत्तियों को रोकने वाला एक आकर्षक निदान है। प्लेटो के अनुसार सुशासन का अर्थ है न्याय पर आधारित शासन। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो, गुड गवर्नेंस इज गवर्नमेंट बेस्ड ऑन या गवर्नेंस बेस्ड ऑन जस्टिस। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, सुशासन की नींव है धर्मनिष्ठ शासन। धर्मनिष्ठ शासन। अलेक्जेंडर पोप के अनुसार वही सरकार अच्छी है जिसका प्रशासन अच्छा हो। फ्रीमैन व्यक्तिवादी विचारक है ये के अनुसार वही सरकार अच्छी है जो कम से कम शासन करे, इन द सेंस कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा फैलाए नहीं, बहुत ज़्यादा है ना लोगों के मैटर में इंटरफेयर ना करे, सोशल इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट है उन पर बहुत ज़्यादा घुसे नहीं, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार की जो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। महात्मा गांधी ने एटॉम राज की कल्पना की है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कॉफी अन्नान ने के अनुसार ये 1997 से 2006 तक रहे हैं सेकिजेन इंटरनेशनल के। सुशासन एकमात्र प्रभावी तरीका है जिसके माध्यम से गरीबी हटाई जा सकती है और विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। फिर आधुनिक युग में ओसबोर्न और गैबलर की ऐतिहासिक रचना री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट में गवर्नेंस अवधारणा की घोषणा की गई। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट किसकी है? ओसबोर्न और गैबलर की। तो डेविड ओसबोर्न और टेड गैबलर ने सुशासन को उद्यमी सरकार, इंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट का पर्यायवाची मानते हुए ऐसे शासन की परिकल्पना की है जिसमें निम्नलिखित 10 लक्षण पाए जाते हैं। तो प्रेरक सरकार, ये कैटलिस्ट गवर्नमेंट होती है। समुदाय आधारित सरकार होती है, ये प्रतिस्पर्धी सरकार होती है, जैसा कि मोदी जी कहते हैं कॉम्पिटेटिव इंडिया, और टीम इंडिया की बात करते हैं, कोऑपरेटिव होती है ये। फिर ये सेवा प्रायोजित सरकार होती है, तो ये सर्विस ओरिएंटेड गवर्नमेंट होती है। फिर परिणामोन्मुखी सरकार होती है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड सरकार होती है। ग्राहकोन्मुखी सरकार होती है, कस्टमर ओरिएंटेड सरकार होती है। उद्यमी सरकार होती है। फिर पूर्वानुमान लगाने वाली सरकार है ये। विकेंद्रीकृत सरकार है ये, और ये बाजारोन्मुखी सरकार है। तो सुशासन के प्राथमिक प्रयास ब्रिटेन में हुए। एफ.ए. हायक, मिल्टन फ्रीडमैन जैसे विचारकों ने जब रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट एंड डाउन साइजिंग गवर्नमेंट की बात कही, तो ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर ने नौकरशाही का आकार घटाना एवं निजीकरण करना शुरू कर दिया। यूएसए में रोनाल्ड रीगन ने भी कुछ ऐसे ही प्रयास शुरू किए। सुशासन की अवधारणा को 1990 के दशक से अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। विश्व बैंक द्वारा इस संबंध में दो रिपोर्टों का प्रकाशन हुआ है। पहला, सब सहारन अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ। सब सहारन अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ 1989 में आती है। इस रिपोर्ट में सुशासन की अवधारणा का उल्लेख ठोस विकास प्रबंध के संबंध में किया गया। इस संबंध में 4 बिंदुओं को रेखांकित किया गया। तो सुशासन ठोस विकास प्रबंधन में क्या क्या आता है? पहला है विकास के लिए वैधानिक ढांचा, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रबंधन, सूचना एवं पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता। ये 4 कंपोनेंट आते हैं सुशासन ठोस विकास प्रबंधन। कौन कौन से? विकास के लिए वैधानिक ढांचा होना चाहिए, फिर सार्वजनिक क्षेत्र का प्रबंध करना है, जवाबदेहिता और सूचना एवं पारदर्शिता। दूसरा जो रिपोर्ट थी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट 1992 में आती है नामक दूसरी रिपोर्ट में विश्व बैंक ने सुशासन के कई पहलुओं को पहचान किया जो अपनी प्रकृति में राजनीतिक, वैधानिक व प्रशासनिक थे। 1993 में यूएसए में बनी अलगोर कमेटी ने गुड गवर्नेंस की जगह डेमोक्रेटिक गवर्नेंस शब्द का प्रयोग किया। ओईसीडी देशों से संबंधित रिपोर्ट में सुशासन से संबंधित बिंदु निम्नलिखित है। पहला, सरकार की वैधता, सरकार के राजनीतिक एवं नौकरशाही तत्वों की जवाबदेहिता, नीति निर्माण एवं सेवा वितरण में सरकार की दक्षता, मानव अधिकार एवं विधि के शासन का सम्मान। फिर सतत विकास लक्ष्यों जो कि 2015 से 30 के बीच में है, को सीधे तौर पर सुशासन से जुड़ा माना जा सकता है क्योंकि यह शासन, समावेशन, भागीदारी, अधिकारों एवं सुरक्षा में सुधार के लिए समर्पित है।
ह्यूमन डेवलपमेंट इन साउथ एशिया 1999 की रिपोर्ट में दक्षिण एशिया में मानव विकास को गवर्नेंस के 3 आयामों में देखा गया। पहला है पॉलिटिकल गवर्नेंस, 3 डायमेंशन ऑफ गवर्नेंस में पॉलिटिकल गवर्नेंस, इकोनॉमिक गवर्नेंस और सिविल गवर्नेंस आती है। अब यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड स्पेशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के अनुसार सुशासन की 8 प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी? पहला है अकाउंटेबिलिटी या अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट या ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस या रिस्पॉन्सिव यानी अनुक्रियाशीलता, नेक्स्ट है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव यानी समानता एवं समावेशिता, फिर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्रभाविता एवं दक्षता, फॉलो द रूल ऑफ लॉ, पार्टिसिपेटरी यानी भागीदारी, पार्टिसिपेशन, कंसेंसस ओरिएंटेड सहमति मूलकता यानी आपको कम से कम कंसेंसस ओरिएंटेड गवर्नेंस लेनी चाहिए, सबको साथ में लेके चलना चाहिए। नोट, अनेक स्रोत यानी रणनीतिक दृष्टिकोण स्ट्रेटेजिक अप्रोच को 9वीं विशेषता के रूप में सम्मिलित करते हैं। तो स्ट्रेटेजिक अप्रोच को 9वीं विशेषता के रूप में सम्मिलित करते हैं। 8 विशेषताएं याद रखिएगा, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, है ना, इक्विटेबिलिटी एंड इंक्लूसिवनेस, फिर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, रूल ऑफ लॉ, पार्टिसिपेशन एंड कंसेंसस ओरिएंटेड। शासन हेतु रणनीतियां स्ट्रेटजीज ऑफ गुड गवर्नेंस। तो मानव आवश्यकताओं में उचित निवेश के माध्यम से राज्य की प्राथमिकताओं का पुनः उन्मुखीकरण करना, निर्धन एवं सीमांत व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान, राज्य संस्थाओं को सुदृढ़ करना, संसद के कामकाज एवं इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि करने में उपयुक्त सुधारों का समावेशन करना, प्रदर्शन एवं दायित्व से मेल खाने वाले उपयुक्त सुधारों के माध्यम से लोक सेवाओं की क्षमता को बढ़ाना, नागरिक समाज के साथ नए गठजोड़ निर्मित करना, सरकार एवं व्यवसाय सहयोग के लिए एक नया ढांचा तैयार करना। शासन की अवधारणा टेप मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है। टेप मैनेजमेंट, टी से ट्रांसपेरेंसी, ए से अकाउंटेबिलिटी, पी से पेपरलेस और ई से इलेक्ट्रॉनिक। टेप में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पेपरलेस और इलेक्ट्रॉनिक टेप मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है। सुशासन के तत्व एलिमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस। तो वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक का है द वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर प्रोजेक्ट। विश्व बैंक द्वारा इस प्रोजेक्ट के तहत 200 से अधिक देशों के शासन के 6 प्रमुख संकेतकों के आधार पर श्रेणी क्रम प्रदान किया जाता है। ये 6 संकेतक हैं। वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी यानी मताधिकार, स्वतंत्र आवाज एवं उत्तरदायित्व। दूसरा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड लैक ऑफ वायलेंस, राजनीतिक स्थिरता एवं हिंसा की अनुपस्थिति। गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, सरकार की प्रभावशीलता। रेगुलेटरी क्वालिटी, तो विनियामक गुणवत्ता कैसी है। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन कैसा है। और कंट्रोल ऑन करप्शन, भ्रष्टाचार पर किस प्रकार का नियंत्रण है। शासन में मुद्दे, शासन में तत्व प्रमुख संकेतक कौन कौन से, शासन में मुद्दे कौन कौन से हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से सरकारें चुनी जाती हैं, सरकारों को जिम्मेदारी तय की जाती है, उनकी निगरानी की जाती है, सरकार को प्रतिस्थापित किया जाता है। तो ये है राजनीतिक स्थायित्व या राजनीतिक उत्तरदायित्व। फिर सरकार की क्षमता, संसाधनों का दक्षतापूर्वक प्रयोग करने, विनिमय करने, नीतियां बनाने व उन्हें लागू करने की क्षमता को शासन की प्रभावशीलता या विनियामक गुण में रखा जाता है। फिर नागरिक व राज्य की ओर से सम्मान का भाव, आर्थिक सामाजिक अंतर क्रियाओं को शासित करने वाली संस्थाओं के प्रति सम्मान, ये कानून का शासन एवं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण इससे रिलेटेड है। शासन का एक माध्यम पद्धति ई गवर्नमेंट है, यानी ई गवर्नेंस या ई गवर्नमेंट शासन की एक महत्वपूर्ण पद्धति है या महत्वपूर्ण माध्यम है। तो जब से हमने देखा है कि पेपरलेस चीज़ें आई हैं, ई गवर्नेंस तरफ हमने बढ़ा है, तो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में आई हैं, है ना। पेपर में तो अब बैक डेट से भी रसीद करवा सकते थे, लेकिन अब बैक डेट से रसीदें नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि बाकायदे पोर्टल आता है, पोर्टल में आपको फॉर्म भरना होता है और फॉर्म भर दिए तो फिर अगर साइट बंद हो गई तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन पहले तो बैक डेट से भी चीज़ें कर दी जाती थी। तो ई गवर्नेंस ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो गुड गवर्नेंस प्लस ई गवर्नेंस या ई गवर्नमेंट इज इक्वल टू स्मार्ट गवर्नमेंट। तो स्मार्ट गवर्नमेंट का मतलब क्या है? यानी स्मॉल हो, नौकरशाही का छोटा आकार हो, मोरल हो, यम से मोरल हो, यानी प्रशासन में नैतिकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई रेप पीड़ित आपके पास आए और आप उससे उल्टे सीधे जवाब दें, उसकी शिकायत ही ना लिखें। तो ये मोरलिटी होनी चाहिए कहीं ना कहीं। अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, आपके जो एक्शन है उसको लिए आपको अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है, ऐसा आपके अंदर भावना होनी चाहिए। फिर रिलायबिलिटी होनी चाहिए, जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास जागृत करना। तो जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास जागृत करना। तो अभी हमारे जो पुलिस महकमा है उसके लिए हमारे अंदर रिलायबिलिटी नहीं,
है ना, उसके प्रति विश्वास नहीं। क्यों? क्योंकि मतलब ये सख्ती से काम करते हैं ना, इनका जो वर्किंग सिस्टम है या वर्किंग मेथड है, थोड़ा सा जो आम जनता है उसको डरा के रखने का काम करते हैं ये, है ना। कुछ नहीं है फिर भी कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं, तो इसलिए प्रशासन के प्रति विश्वास अभी जागृत नहीं हो पाया है। जिस प्रकार की भ्रष्टाचार है प्रशासन में अभी भी, तो उससे जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास नहीं आया है। लेकिन अगर स्मार्ट गवर्नेंस लानी है तो आपको लायबिलिटी लानी पड़ेगी, ट्रांसपेरेंसी, तो आपको पारदर्शिता भी लानी पड़ेगी अगर आपको स्मार्ट गवर्नेंस को प्राप्त करना है तो हम दोस्तों भारत में शासन को पढ़ेंगे, यानी कि गुड गवर्नेंस इन इंडिया। भारत में शासन के आयाम, डायमेंशन ऑफ गवर्नेंस क्या है? प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग DARPG ने अपनी रिपोर्ट शासन की दशा मूल्यांकन की एक रूपरेखा में शासन को निम्नलिखित 5 आयामों में विभाजित किया है। पहला है राजनीतिक आयाम यानी पॉलिटिकल डायमेंशन, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की गुणवत्ता, व्यक्तियों एवं संस्थाओं के आचरण, प्रतिनिधित्व, राजनीतिक प्राधिकार के उपयोग अथवा दुरुपयोग, शक्ति विकेंद्रीकरण, राज्य व्यवस्था में विश्वास आदि पर ध्यान देता है। इसके मुख्यतः 4 अवयव हैं। पहला मताधिकार का उपयोग, जनसहभागिता, फिर विधायिका की कार्य पद्धति, राजनीतिक विकेंद्रीकरण, राजनीतिक प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों एवं राजनीतिक कार्यकारिणी का आचरण एवं उत्तरदायित्व। फिर नेक्स्ट है विधिक या न्यायिक आयाम, तो लीगल एंड जुडिशियल डायमेंशन। तो यह आयाम केंद्र द्वारा शक्तियों के प्रयोग की सीमाओं को मापने के साथ साथ कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने, मताधिकारों की सुरक्षा करने तथा न्याय तक पहुंच और उसके वितरण को संभव करने की क्षमता का भी मापन करता है। मुख्यतः इसके 4 अवयव हैं। पहला कानून व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा, दूसरा है मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा, तीसरा है पुलिस प्रशासन एवं नागरिकों के प्रति मित्रवत व्यवहार, और नेक्स्ट है न्याय एवं न्यायिक उत्तरदायित्व। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन, प्रशासनिक आयाम, तो यह आयाम मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों की क्षमता का निर्धारण करता है। इसमें प्रशासन की अनुक्रियात्मकता एवं पारदर्शिता भी शामिल है। मुख्यतः इसमें 4 अवयव हैं। 4 अवयव कौन कौन से हैं? नागरिक इंटरफेस एवं संलग्नता, मानव, वित्तीय और अन्य संसाधनों को प्रतिबंधित करना, आधारभूत सेवा वितरण, भ्रष्टाचार बोध, सतर्कता, प्रवर्तन एवं लाल फीताशाही पर नियंत्रण। अन्य है जवाबदेहिता, सेवाओं का नीतिकरण एवं नवलोक प्रशासन या नवलोक प्रबंधन। इकोनॉमिक डायमेंशन, आर्थिक आयाम, तो यह आयाम आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने एवं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की क्षमता को परिलक्षित करता है। साथ ही प्राथमिक क्षेत्र को समर्थन देने की राज्य की क्षमता को भी देखता है। मुख्यतः इसके 3 अवयव हैं, वित्तीय शासन, दूसरा है कारोबारी माहौल, तीसरा है प्राथमिक क्षेत्रों को समर्थन। अन्य है तो इसमें योग्यता पर बल दिया जाता है, प्रतियोगिता पर बल दिया जाता है एवं बाजारवाद पर बल दिया जाता है। फिर सामाजिक एवं पर्यावरणीय आयाम, सोशल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशन। सामाजिक आयाम का संबंध समाज के सुभेद वर्गों का ध्यान रखने की राज्य की क्षमता से। यह नागरिक समाज, मीडिया की भूमिका, गुणवत्ता का परीक्षण करके शासन का आकलन करता है। शासन में बढ़ते पर्यावरणीय प्रबंधन के कारण इसे भी पृथक अवयव के रूप में शामिल किया गया है। इसके मुख्यतः 3 अवयव हैं। पहला निर्धन एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण, दूसरा है नागरिक समाज और मीडिया की भूमिका, और तीसरा है पर्यावरण प्रबंधन। अन्य इसमें है सामाजिक समानता, सामाजिक समता, लैंगिक समता और सहिष्णुता। तो भारत में जो गवर्नेंस इशू है, भारत में शासन संबंधी जो चुनौतियां हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आर्थिक मुद्दे हैं। तो आर्थिक मुद्दों में राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, क्रिमिनल्स आर एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स, जो कि एक चिंता का विषय है। फिर राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। विकेंद्रीकरण की बातें कागजों तक ही सीमित है, रियल ग्राउंड पर कुछ नहीं हो पा रहा है। फिर कानूनी एवं न्यायिक मुद्दे, तो डिलेड जस्टिस डिलेड इस काइंड ऑफ जस्टिस डिनाइड। फिर वाद विचारधीनता से जुड़े मुद्दे, न्यायपालिका में जवाबदेहिता का अभाव, जीवन एवं व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए संकट। फिर नेक्स्ट है प्रशासनिक मुद्दे, तो राजकीय मशीनरी में संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता का अभाव है, नौकरशाही द्वारा कार्य में देरी हो रही है, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता में वृद्धि करने वाले परिवर्तनों का विरोध और भ्रष्टाचार। ये सब प्रशासनिक मुद्दे। आर्थिक मुद्दे, तो इसमें अर्थव्यवस्था का कुप्रबंधन, वित्तीय असंतुलन और क्षेत्रीय असमानता, ये महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दे हैं। सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों में जनसंख्या के बड़े भाग को मूलभूत सुविधाओं का अभाव, सामाजिक, आर्थिक, जाति और लैंगिक संबद्धता के कारण उनका बहिष्कार, और निर्धन लोगों को प्रशासन में भागीदारी के कम अवसर, और पर्यावरण का क्षरण एवं प्रदूषण। ये कुछ मुद्दे हैं गवर्नेंस से रिलेटेड भारत में।
भारत में शासन के पहलकारी कदम गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव इन इंडिया। विकेंद्रीकरण एवं जन भागीदारी विकेंद्रीकरण एवं जन भागीदारी डिसेंट्रलाइजेशन एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शासन प्रक्रिया में आम आदमी को अधिक से अधिक भागीदारी उपलब्ध कराई गई है। अधिक अधिकार संबंधी जो वैधानिक निकायों का गठन किया गया, फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में गठन किया गया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इसकी स्थापना 1993 में की गई और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसकी भी स्थापना 1993 में की गई। भारत सरकार ने 1996 में नागरिक अधिकार पत्र के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया, यानी सिटीजन चार्टर को एक प्रकार से निर्माण करने का कार्य प्रारंभ किया। 2001 में कंप्यूटरकृत लोक शिकायत उपचार एवं निगरानी प्रणाली विकसित की गई 2001 में। 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 पृथक निकायों में विभाजित कर दिया गया। तो अब अनुसूचित जातियों के लिए एक अलग आयोग होगा और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग आयोग होगा। इसको 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 2003 में ऐसा किया गया। 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा दिया गया, अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई 2003 में। फिर 2005 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों की शुरुआत की गई। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आया। घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 आया। अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 आया। सेवोत्तम मॉडल का विकास किया गया। कार्य पद्धति एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण, वित्तीय प्रबंधन एवं बजट तुल्यता, चुनाव सुधार, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता को प्रोत्साहित करना। 31 प्रमुख क्षेत्रों के लिए ई प्रशासन एवं ICT को अंगीकृत किया गया। वर्ष 2002 में हैदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस NISC की स्थापना की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं अन्य उपायों के अधीन भागीदारी पूर्ण शासन के उद्देश्य से पहल की गई। फिर केंद्र सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी को महत्व देना, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का गठन करना। 2005 में लोक प्रशासन प्रणाली में पुनर्संरचना हेतु एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए भारत के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग यानी इसके अध्यक्ष कौन थे, वीरप्पा मोइली का गठन किया गया। ARC संगठन की स्थापना की गई कब, 2005 में। वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष थे। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने शासन की एक संहिता के रूप में सुशासन हेतु एक ढांचा प्रस्तावित किया। इस संहिता के मुख्य अंग हैं सेवा आपूर्ति में सुधार, कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के लिए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन या विकास, तकनीक एवं प्रणालीगत उन्नयन, वित्तीय प्रबंधन एवं बजट सूचिता, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, लोक सेवा, मनोदशा एवं भ्रष्टाचार रोधन और सुधार प्रोत्साहन। भारत सरकार द्वारा किए गए अन्य सुधार कार्यक्रम तो ई गवर्नेंस, इसके माध्यम से मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा दिया गया। पुलिस सुधार, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये जनवरी 2018 में शुरू होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग हर साल निकाली जाती है, जिसमें भारत लगातार वृद्धि कर रहा है। हालांकि अभी रैंकिंग को डिसमेंटल कर दी गई है, लेकिन फिर भी भारत ने 2014 के बहुत ज़्यादा इसमें प्रगति की थी। केंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन और सुशासन सूचकांक, तो इवन नीति आयोग के द्वारा ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी निकाला जाता है। फिर लाइसेंस कोटा, परमिट राज पर नियंत्रण लगाया गया 1991 तक। मंत्रियों एवं लोक सेवकों की संपत्ति की घोषणा के प्रबंधन किया गया। जब आपको अपनी घोषणाएं, आपकी अपनी जो संपत्ति है उसकी आपको वॉलंटरी बताना पड़ेगा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है। फिर लोकपाल, लोकायुक्त, भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए लोक सेवकों के लिए आचार संहिता आई। फिर लोक गारंटी एक्ट आया, लोक सेवा गारंटी एक्ट आया। तो न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट की बात की गई, अर्थात नागरिक अनुकूल प्लस उत्तरदायी प्रशासन हो। सरकार का अर्थव्यवस्था में कम हस्तक्षेप किया जाएगा। सरकारी उपक्रमों का निजीकरण किया जाएगा, जिससे अदक्षताओं को कम करके उत्तरदायी प्रशासन का गठन किया जा सके। फिर अप्रचलित पुरातन कानूनों को निरस्त करके प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना, विभिन्न फॉर्म की पहचान कर उन्हें संक्षिप्त बनाना, पब्लिक इंटरफेस में पारदर्शिता लाने हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर एक सशक्त सार्वजनिक शिकायत निवारण व्यवस्था प्राप्त की जा सकती है। इसी का एक उदाहरण डिजिटल इंडिया है, जिसने पंचायती राज को 100% ई कार्यालय बना दिया है। डिजिटल कार्यक्रम से सार्वजनिक कार्यालयों के नागरिकों एवं सरकारी कर्मचारियों दोनों ही के समय और प्रयासों में कमी आएगी। न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, मिनिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1969 से प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग एक त्रैमासिक पत्रिका सरकार में प्रबंधन, मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट
प्रकाशित कर रहा है। वर्तमान में इस पत्रिका को न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का नाम दिया गया है। वर्ष 2015 में इसकी पहली ई बुक प्रकाशित की गई। वर्ष 2017 से इस त्रैमासिक पत्रिका को विभाग को वेबसाइट पर द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। तो न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन में क्या क्या शामिल है, तो इसमें शासन में दक्षता की बात की जाती है या दक्षता में वृद्धि की बात की जाती है, जन भागीदारी को इंश्योर किया जाता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात की जाती है, सरकारी हस्तक्षेप में कमी की बात की जाती है, निजी प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाता है, इंटरप्राइज को बढ़ावा दिया जाता है। फिर सार्वजनिक शिकायत निवारण व्यवस्था है, तो आपको एक पब्लिक ग्रीवांस एड्रेस दिया जाता है। डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की बात की जाती है, पारदर्शिता की बात की जाती है, प्रक्रियाओं का सरलीकरण हो जाएगा। तो आप अपने ही साइन सेल्फ अटेस्टेड सिस्टम हो गया है, अब आपको असेस नहीं करवाना पड़ता है किसी अन्य प्राधिकारी से, तो ये एक अच्छा सिस्टम हो गया है। दूसरा, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, फिर समय की बचत हो रही है। डिजिटलीकरण से क्या हुआ है कि जो समय है वो बच रहा है हमारा, हमें घंटों घंटों लाइनों में ही लगना पड़ रहा है। बिजली बिल के लिए घंटों लाइनों में ही लगना पड़ रहा है, फ़ोन पे से या गूगल पे से आप तुरंत ही पेड कर देते हैं। डिजिटल माध्यम से सरकार से सीधे हमारा जुड़ाव हो गया। तो government.in जैसे जो वेबसाइट्स हैं, तो गवर्नमेंट जब कोई पॉलिसी बनाती है या कोई एक्ट लाती है तो जनता की राय जानने के लिए उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिसके माध्यम से जनता की राय को भी लेने का प्रयास करती है। नेक्स्ट है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र या नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के तत्वाधान में एक स्वायत्त संस्थान है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी शाखा कार्यालय मसूरी में है। तो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च NIAR से संबंधित है। इसकी स्थापना 1995 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी लवासना द्वारा की गई थी। हालांकि राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन फरवरी 2014 में किया गया था। साथ ही इसी वर्ष इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय शासन केंद्र कर दिया गया था तथा इसके कार्यों का विस्तार कर दिया गया था। राष्ट्रीय शासन केंद्र मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार और सचिव के साथ एक प्रबंधन समिति, भारत सरकार और प्रशासनिक सुधार एवं लोक सेवा विभाग DARPG भारत सरकार की अध्यक्षता में एक शासी निकाय द्वारा शासित होता है। तो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के उद्देश्य क्या है या उसके कार्य क्या है, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के उद्देश्य क्या है? सरकारी मंत्रालयों विभागों को शासन विकास से जुड़ी समस्याओं पर सलाह देना, प्रशासनिक सामाजिक आर्थिक एवं वित्तीय मामलों में नीतिगत सुधारों के लिए मंच प्रदान करना, सरकार के भीतर सुशासन, ई प्रशासन, नवाचार, परिवर्तन, प्रबंधन को बढ़ावा देने वाली पहल अथवा कार्य प्रणाली के लिए राष्ट्रीय भंडारण का कार्य करना, परामर्श, कार्यशाला, संगोष्ठी, वार्ता का आयोजन करना, अनुसंधान एवं क्षमता वर्धन हेतु राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से वार्ता करना, नवीन विचारों, सर्वोत्तम साझेदारी एवं प्रतिकृति को बढ़ावा देना, अनुसंधान एवं क्षमता निर्माण को प्रोत्साहन देना, ये सब इसके कार्य हैं। सुशासन की बाधाएं, बैरियर्स टू गुड गवर्नेंस क्या क्या है? भारत के सेकंड जो RC है वो नागरिक केंद्रित प्रशासन सुशासन का हृदय 2019 नामक एक शीर्षक वाली अपनी इस रिपोर्ट में 5 बाधाओं को पहचाना है। कौन कौन से? लोक सेवकों की आवृत्ति मूलक समस्याएं, तो जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनकी जो एटीट्यूड्स होता है बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक होता है, वो अपने एक खोल में रहते हैं और आम जनता उससे इंटरेक्शन करने से डरते हैं या इंटरेक्शन नहीं के बराबर करते हैं। उत्तरदायित्व का अभाव है, तो मंत्री प्रशासन पर इल्जाम लगाता है कि इसने किया है भ्रष्टाचार और प्रशासन कहता है मंत्री ने किया है, पता ही नहीं चलता किसने किया। लाल फीताशाही है, लट्टेपिज्म है, यानी कि जो फाइल्स हैं सरकारी दफ्तरों में बहुत ही धीमी गति से मूव करती हैं या मूव भी करेंगी तो पैसे के माध्यम से मूव करेंगी। नागरिकों में अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का निम्न स्तर है। भारत के नागरिक हालांकि अब तो भारत के नागरिक बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, लेकिन ठीक है अभी उतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है आम व्यक्ति के पास। कानूनों एवं नियमों का अप्रभावी क्रियान्वयन भी एक महत्वपूर्ण इसमें बाधा है। फिर अन्य बाधाएं कौन कौन सी हैं? तो राजनीति का अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, लैंगिक असमानता है, महिलाओं का जो प्रशासनिक ढांचा है वहाँ पर प्रतिनिधित्व बहुत कम है, भ्रष्टाचार है, बढ़ती हिंसक घटनाएं हैं, न्याय में देरी, फिर प्रशासनिक प्रणाली का केंद्रीकरण हो चुका है, कमजोर शिकायत निवारण तंत्र है, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का सीमांकन, आधुनिक प्रौद्योगिकी जानकारी का न होना, ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। तो सुशासन सूचकांक गुड गवर्नेंस इंडेक्स, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर वर्ष 2014 में सुशासन दिवस की शुरुआत की गई थी।
प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2019 को सुशासन सूचकांक गुड गवर्नेंस इंडेक्स प्रारंभ किया। सुशासन सूचकांक को वैज्ञानिक रूप से नागरिक केंद्रीयता को ध्यान में रखते हुए सुशासन के विभिन्न मापदंडों पर तैयार किया गया है। यह सुशासन की दृष्टि को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य किया गया एक प्रयास है, जिससे स्थानीय सरकार, राज्य सरकार एवं केंद्रीय सरकार के कार्यों का आकलन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गुड गवर्नेंस इंडेक्स का एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान राज्य स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों यानी गुड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रगति की जानकारी प्रदान करना है। तो सुशासन में निम्नलिखित 10 क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाता है। पहला, कृषि एवं उससे जुड़े मुद्दे। दूसरा, वाणिज्य एवं उद्योग। तीसरा है मानव संसाधन विकास। चौथा है सार्वजनिक स्वास्थ्य। पांचवा है सार्वजनिक अवसंरचना एवं उपयोगिताएं। फिर आर्थिक शासन। फिर समाज कल्याण एवं विकास, न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन। तो इन 10 शासन क्षेत्रों को कुल 50 संकेतकों पर मापा जाता है। मूल की गणना के लिए एक शासन क्षेत्र के तहत अलग अलग भारिता दी जाती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 समूहों में बांटा गया है। बड़े राज्य, फिर उत्तर पूर्व एवं पहाड़ी राज्य, फिर केंद्र शासित प्रदेश है। सभी संकेतकों पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग दर्जा प्रदान किया जाता है। साथ ही इनकी समग्र रैंकिंग की भी गणना की जाती है। अब सुशासन सूचकांक 2021। तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर 1921 पर सरकार द्वारा सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग यानी DARPG द्वारा तैयार किया गया। रैंकिंग का आधार है सुशासन सूचकांक 2021 के ढांचे में 52 संकेतक एवं 10 क्षेत्र शामिल हैं। राज्यों की रैंकिंग सूचकांक में समूह 1 में शीर्ष स्थान पर कौन है? गुजरात है। इसके बाद महाराष्ट्र एवं गोवा का स्थान है। तो समूह बी में शीर्ष स्थान पर मध्य प्रदेश है। इसके बाद राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ का स्थान है। समूह सी में शीर्ष स्थान पर है हिमाचल प्रदेश। उत्तर पूर्व एवं पहाड़ी राज्य, इसके बाद मिजोरम एवं उत्तराखंड का स्थान है। तो केंद्र शासित प्रदेश में समग्र रैंकिंग में नई दिल्ली सबसे ऊपर है। तो बस 2021 में चैडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत 49वें स्थान पर था। 49वें स्थान पर था। जिला सुशासन सूचकांक डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2022 से स्टार्ट होता है। जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया। यह भारत का पहला जिला सुशासन इंडेक्स है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। पहला जिला सुशासन सूचकांक जम्मू कश्मीर में जारी किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, जिसके 20 जिलों को कवर किया गया। समग्र रैंकिंग में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा। दूसरा स्थान डोडा जिला का था। तीसरा स्थान सांबा जिले का था और 20वां स्थान राजौरी जिले का था जम्मू कश्मीर के। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज सेक्टर में प्रथम स्थान श्रीनगर को। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में प्रथम स्थान किश्तवाड़ जिले को। सार्वजनिक स्वास्थ्य में प्रथम स्थान रियासी जिले को। समाज कल्याण एवं विकास में प्रथम स्थान रामबन जिले को। जिला सुशासन सूचकांक का महत्व, तो यह देश के प्रत्येक जिले में एक सुशासन प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। विशेष रूप से इससे राज्य के निवासियों को लाभ होगा। यह उनके सेवा वितरण तंत्र में सुधार करने की दिशा में काम करेगा। तो नेक्स्ट है आज़ादी का अमृत महोत्सव। भारत को आगामी 75 वर्ष के उपलक्ष्य में नागरिक केंद्रीय शासन की ओर से बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। प्रशासन गांव की ओर अभियान चलाया गया है। सुशासन प्रथाओं पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। मिशन कर्मयोगी आगे की राह। सुशासन सप्ताह पोर्टल लॉन्च किया गया है। सुशासन पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है तो कंटेस्टिंग गुड गवर्नेंस, ये इवा पोलुहा एवं मोना रोसेंड हल की है। इवा पोलुहा एवं रोसेंड हल की पुस्तक है। कंटेस्टिंग गुड गवर्नेंस। फिर द इंटेलिजेंट पर्सन गाइड टू गुड गवर्नेंस, सुरेंद्र मुंशी की है। द थिंकिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी इन कंटेम्प्रेरी गवर्नेंस, माइकल पी क्रोजियर की है। द थिंकिंग गुड गवर्नेंस होल्डिंग टू अकाउंट इंडियाज पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, विनोद राय की है। द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, करप्शन, सोशल ट्रस्ट एंड इनइक्वालिटी इन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, बो रोथिस्टीन की है। ई शासन, नेतृत्व एवं नागरिक प्रशासन, ये BK त्रिपाठी की है। और इंडिया एबली सर्व्ड अ गुड गवर्नेंस स्टोरी, शासन, प्रसन्न कुमार होता की। फिर सेकंड ERC बना था 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। इस आयोग को 15 रिपोर्टें
इस आयोग द्वारा 15 रिपोर्टें दी गई। इसमें सुशासन को बढ़ावा देने से संबंधित रिपोर्ट कौन कौन सी थी? पहली रिपोर्ट, इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात की गई थी। राइट टू इन्फॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस। फिर सेकंड रिपोर्ट में अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, एंटाइटलमेंट एंड गवर्नेंस। फोर्थ रिपोर्ट थी, इसमें एथिक्स इन गवर्नेंस की बात की गई थी। सिक्स्थ रिपोर्ट में लोकल गवर्नेंस की बात की गई थी। जो नौवीं रिपोर्ट है उसमें सोशल कैपिटल शेयर डेस्टिनी की बात की गई थी। फिर 11वीं रिपोर्ट में प्रमोटिंग ई गवर्नेंस स्मॉल वे फॉरवर्ड। और 12वीं जो रिपोर्ट थी सिटीजन सेंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो 15 रिपोर्टों में से 1 2 3 4 5 6 7 जो रिपोर्ट थी गवर्नेंस से रिलेटेड थी सेकंड ARC में। तो ऐसे दोस्तों लोकतांत्रिक शासन के तत्वों को पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक शासन के तत्व यानी एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। तो इसमें पहला है सामूहिक जिम्मेदारी अथवा उत्तरदायित्व। दूसरा स्वतंत्र न्यायपालिका। तीसरा है बहुमत नियम। चौथा है राजनीतिक समानता। तो लोकतांत्रिक शासन के उपकरण कौन कौन से हैं और इसको बाद में देखेंगे। अभी तो जो एलिमेंट देख रहे थे, सामूहिक जिम्मेदारी अथवा उत्तरदायित्व, स्वतंत्र न्यायपालिका, बहुमत नियम, राजनीतिक समानता, अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान, जन भागीदारी और अधिकारों के लिए प्रावधान एवं आमजन में सजगता, ये सब बातें हैं। फिर लोकतांत्रिक शासन के उपकरण कौन कौन से हैं? तो इनिशिएशन यानी आरंभक या उपक्रम। फिर रेफरेंडम यानी लोक निर्णय या जनमत संग्रह। और प्रत्यावर्तन यानी रिकॉल। लोकतांत्रिक शासन में व्यक्ति की भूमिका, रोल ऑफ इंडिविजुअल इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, अर्थात प्रशासनिक क्रिया के लोगों में भागीदारी, यानी प्रशासनिक क्रिया में लोगों की भागीदारी क्या है। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। तो एक लोकतांत्रिक शासन लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित होता है। लोकप्रिय संप्रभुता यानी पॉपुलर सॉवरेंटी कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। अतः इसमें नागरिकों के नियंत्रण की तथा प्रशासन पर जनता के प्रभाव की अपेक्षा की जाती है। जनतंत्र में सबसे ऊपर जनता है तथा जनतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है तथा प्रशासन को अंततः जनता के प्रति उत्तरदायी होना होता है। यह समाज में सजग प्रहरी की भावना को बढ़ावा देती है। फिर इसमें गवर्नेंस फ्रॉम बॉटम के तहत क्रियान्वयन होता है। यह प्रशासनिक दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। तो अगर लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है और उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन है, तो ये बॉटम अप अप्रोच इसमें आ जाती है कि लोगों की समस्याएं हैं उनको आप समझकर फिर जाके आप पॉलिसी बनाइए। ऐसा नहीं कि आप पॉलिसी बना दिए फिर लोगों को जो समस्याएं उसके हिसाब से आप उसको एडजस्ट करिए, नहीं, पहले आप लोगों की समस्याएं सुनिए फिर पॉलिसी बनाइए। फिर इसमें अगर लोगों का पार्टिसिपेशन है तो जो प्रशासनिक दुरुपयोग होता है प्रशासनिक मशीनरी का, उसका दुरुपयोग भी रुकेगा। जन भागीदारी में 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो सामान्य प्रशासन में भागीदारी, दूसरी प्रशासनिक विकास में भागीदारी। तो सामान्य प्रशासन में भागीदारी हम लोग निर्वाचन के माध्यम से, रिकॉल या वापस बुलाना, जो हमारे कैंडिडेट्स को हम वापस बुला लेते हैं उसके माध्यम से, प्रभावी समूह यानी प्रेशर ग्रुप्स हैं उसके माध्यम से, सलाहकारी समितियां हैं, जनमत है, उसके माध्यम से हम सामान्य प्रशासन में भागीदारी को इंश्योर कर सकते हैं। जबकि प्रशासनिक विकास में भागीदारी के लिए इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना। पद्धतियाँ क्या हैं? निर्णय निर्माण में भागीदारी, डिसीजन मेकिंग में आपकी क्या प्रोसेस है या आपकी क्या भागीदारी है, क्रियान्वयन में भागीदारी, फिर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन में भागीदारी और लाभ बंटवारे में भागीदारी। जनता की भागीदारी को सीमित करने एवं प्रभावशीलता को कम करने के कारण एवं सीमाएं। तो क्या कारण है जनता की भागीदारी को सीमित करने और उसकी प्रभावशीलता को कम करने वाले कारण क्या है? अभिजात वर्गीय एवं यथावत नौकरशाही है, जातिवाद, संप्रदायवाद, निर्धनता, निरक्षरता इत्यादि जैसे प्रतिकूल वातावरण में हम ऑपरेट कर रहे हैं। फिर नकारात्मक राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, प्रशासन में भ्रष्टाचार एवं निम्न स्तर का एक प्रकार से वातावरण है, त्रुटिपूर्ण प्रशासनिक कार्यप्रणाली है और भागीदारी संस्कृति की कमी है। सिविल सोसाइटी की क्या भूमिका हो सकती है उसके बारे में पढ़ते हैं। सिविल सोसाइटी एज कॉन्सेप्ट हमने बहुत इसी मतलब यूनिट में पढ़ लिया है, लेकिन अब गुड गवर्नेंस में सिविल सोसाइटी उसकी क्या भूमिका होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो परंपरागत रूप में 18वीं शताब्दी तक राज्य और नागरिक समाज दोनों शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के लिए किया जाता था तथा उनको समानार्थी माना जाता था। सर्वप्रथम राजनीतिक दार्शनिक GW.F. हेगल ने नागरिक समाज को राज्य से अलग एवं भिन्न बताया। 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंजल्स ने इसे आगे बढ़ाया। फिर 20वीं सदी में इसका व्यापक विश्लेषण ग्रामसी ने किया। जेफरी एलेक्जेंडर के अनुसार नागरिक समाज एक समावेशी छतरी जैसी अवधारणा है जो राज्य के बाहर बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले संगठनों से संबंधित। लैरी डायमंड के अनुसार नागरिक समाज एक संगठित सामाजिक जीवन के दायरे का प्रतिनिधित्व करता है जो खुला, स्वैच्छिक, स्व उत्पादन, बड़े पैमाने पर स्वावलंबी एवं राज्य से स्वायत्तता जो
एक कानूनी आदेश या साझा नियमों से बंधा होता है। सुजैन होबर रुडोल्फ के अनुसार नागरिक समाज को विभिन्न सिद्धांतकारों द्वारा विभिन्न रूप से परिभाषित किया गया है, लेकिन एक न्यूनतम परिभाषा है में इसमें एक गैर राज्य स्वायत्त क्षेत्र नागरिकों का सशक्तिकरण, भरोसेमंद साहचर्य जीवन, राज्य के साथ अधीनता के बजाय बातचीत का विचार शामिल होना। सिविल सोसाइटी की भूमिका क्या होती है, फीचर्स क्या है सिविल सोसाइटी की? तो ये गैर राज्य संस्थाएं होती हैं, समाज का विशाल क्षेत्र इसके दायरे में रहता है और ये संगठित समाज का निर्माण करती हैं। राजनीतिक समाज से हम लोग सिविल सोसाइटी की तरफ बढ़ेंगे, नागरिक समाज की ओर बढ़ेंगे। तो जो सिविल सोसाइटी है, बेसिकली सिविल सोसाइटी ये राजनीतिक समाज है, पॉलिटिकल सोसाइटी है। फॉर एग्जांपल जो हमारी राज्य है, सरकार है, गवर्नमेंट है, उसके और जो हमारा परिवार है या जो प्राइवेट स्फीयर के जो पार्ट है उसके बीच का क्षेत्र है, ना तो ये पॉलिटिकल सोसाइटी है और ना ही ये प्राइवेट सोसाइटी है, प्राकृतिक समाज है। ये एक उनके बीच की कड़ी है जो दोनों को जोड़ने का काम करती है। इस प्रकार नागरिक समाज राज्य व परिवार के बीच की इकाई है। यह स्वायत्त होते हुए भी राज्य की सत्ता के अधीन होती है। लक्ष्य क्या है इसका? सार्वजनिक भलाई। विरोध करती है निरंकुशतावाद एवं सत्तावाद का। तो ये उत्पीड़न नहीं बल्कि स्वैच्छिकवाद का महत्वपूर्ण प्रतीक है। बहुलवाद का समर्थन राज्य के आधिपत्य को कम करने के लिए, राज्य का जो डोमिनेंस है उसको कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। फिर राजनीतिक प्रशासनिक मामलों में जन भागीदारी का ये रास्ता खोलता है। कंपोनेंट क्या है सिविल सोसाइटी के? तो गैर सरकारी संगठन है, युवा दल है, समूह आधारित संगठन है, महिला संगठन है, स्वदेशी लोगों के संगठन है, जाति संगठन है, मजदूर संगठन है, किसान संगठन है, धार्मिक संगठन है। तो ये कंपोनेंट है सिविल सोसाइटी के। राजेश टंडन ने भारत में नागरिक समाज संगठन को 5 भागों में बांटा है। पहले तो परंपरागत संगठन है, में जाति कुल जाति के आधार पर ये बनाए जाते हैं। तो धार्मिक संगठन है, फॉर एग्जाम्पल रामकृष्ण मिशन, इस्लामिक संस्थान, तो ये धर्म के आधार पर संगठन बनाए जाते हैं। फिर सामाजिक आंदोलन से रिलेटेड कुछ संस्थान है, जैसे सामाजिक उदार आंदोलन, पर्यावरण बचाओ आंदोलन, महिला सशक्तिकरण, ये भी एक प्रकार से नागरिक समाज का ही हिस्सा है। संस्था संगठन है, मजदूर संगठन हो गया, वकील संगठन हो गया, मोहल्ला समितियां हो गई, ये मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। मध्यवर्ती संगठन यानी इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें विशेष उद्देश्य होता है इसका। उदाहरण के लिए बाल मुक्ति के लिए क्राई जो फाउंडेशन बनाया गया है, क्राई फाउंडेशन बनाया गया, राजीव गांधी फाउंडेशन या अवार्ड, ये फाउंडेशन, विभिन्न फाउंडेशन बनाए गए हैं। अब भूमिका क्या है सिविल सोसाइटी की, रोल क्या है? तो नागरिक समाज संगठन, स्वयंसेवी या गैर सरकारी संगठन कल्याण एवं विकास प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कल्याण एवं विकास प्रशासन में, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। गरीबों को सामाजिक आर्थिक विकास के लिए संगठित करता है। फिर सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं, सूचनाओं का लोगों की बेहतरी के लिए प्रसार करता है ये। फिर प्रशासनिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी का रास्ता खोलते हैं। साथ ही प्रशासनिक तंत्र की सामुदायिक प्रणाली पर जवाबदेही लागू करते हैं। प्रशासन तंत्र के लोगों की आवश्यकताएं एवं आकांक्षाओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाते हैं ये। फिर इसके साथ ही साथ लक्ष्य समूहों की पहचान करने में प्रशासनिक तंत्र की सहायता करते हैं। फिर स्थानीय विकास के लिए स्थानीय संसाधनों के उपयोग का रास्ता साफ करते हैं। समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते हैं। राजनीतिक चेतना का प्रसार करते हैं। सार्वजनिक हित के पहरेदार के रूप में कार्य करते हैं। स्वयं सेवा के सिद्धांत को मजबूत बनाते हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका सरकारी प्रयासों को बढ़ाने में निहित है, न कि उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने में। फिर विख्यात अर्थशास्त्री एवं पूर्ववर्ती योजना आयोग के पूर्व सदस्य राज कृष्णा के अनुसार सरकारी एजेंसियों की तुलना में स्वयंसेवी एजेंसियां 3 अर्थों में बेहतर है। पहला, गरीबों के दुख दर्द को कम करने में अधिक ईमानदारी से एवं अधिक डेडिकेशन से काम करती हैं। फिर गांव के गरीबों से बेहतर इनका संपर्क रहता है और नौकरशाही से नहीं बंधे होने के कारण अधिक लचीलापन में होता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते हैं, लकीर के फकीर ये नहीं होते। नागरिक समाज की सीमाएं, लिमिटेशन क्या है? तो पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अभाव है, प्रशिक्षित एवं पेशेवर कार्मिकों का अभाव है, फिर नौकरशाही का सहयोग एवं प्रतिरोध, अपर्याप्त सूचना, सीमित हस्तक्षेप एवं प्रभाव, फिर स्थानीय भूस्वामियों, साहूकारों इत्यादि का प्रतिरोध, जातिवाद, सांप्रदायिकता, गरीबी आदि सामाजिक आर्थिक पर्यावरण महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाते हैं। फिर वर्ष 1997 की विश्व विकास रिपोर्ट ने माना कि स्वैच्छिक क्षेत्र न केवल अपनी मजबूतियों को पल्लाता है बल्कि अपनी कमजोरियों को भी सामने रखता है। उनकी चिंताएं अक्सर कुछ धार्मिक या जाति समूहों के लिए होती हैं, न कि समाज के रूप में।
उनकी जवाबदेहिता सीमित होती है तो उनके संसाधन भी पर्याप्त नहीं होते। कुछ प्रमुख नागरिक समाज सिविल सोसाइटी के उदाहरण, तो वैश्विक नागरिक समाज ग्लोबल सिविल सोसाइटी, तो वैश्वीकरण विरोधी एमएनसी विरोधी जो सिविल सोसाइटी है वो है वर्ल्ड सोशल फोरम। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हुई है, या उसके विरोध में ये उपजा था वर्ल्ड सोशल फोरम, है ना। फिर नव सामाजिक आंदोलन, न्यू सोशल मूवमेंट, तो इसके द्वारा सिविल सोसाइटी को नवीन आयाम मिला। बचपन बचाओ आंदोलन, ये कैलाश सत्यार्थी का है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर का है। नारी अधिकार आंदोलन, चिपको आंदोलन, सुंदरलाल भुवरा। पर्यावरणीय आंदोलन, जन लोकपाल आंदोलन, अन्ना हजारे जी का। फिर उपभोक्ता आंदोलन है। अपिको आंदोलन, ये कर्नाटक से रिलेटेड है। मजदूर किसान संघर्ष समितियाँ, ये सब महत्वपूर्ण सिविल सोसाइटी के पार्ट है। फिर साइलेंट वैली जो मूवमेंट है, ये अगाथा कुमारी केरल की हैं, उनका ये एक प्रकार से उनके द्वारा इसको आह्वान किया गया था। कुछ एनजीओस देख लेते हैं, गैर सरकारी संगठन। पर्यावरण संरक्षण से जुड़ाव के जो महत्वपूर्ण एनजीओ हैं, ग्रीन पीस है, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ है, वन अर्थ है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। कहाँ? इसका मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। मानवाधिकार से जुड़े एनजीओ, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल है। पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, PUCL, ये JP नारायण द्वारा बनाया गया था। फिर एशिया वॉच है, ICAN है, परमाणु हथियारों की समाप्ति के लिए, है ना। इसको 2016 में आई थिंक वो भी 2017 में इसको नोबेल पुरस्कार भी मिल गया है इसके कार्यों की सराहना के लिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार मुक्ति हेतु ये महत्वपूर्ण सूचकांक निकालता है बेसिकली। अन्य प्रमुख एवं नव सामाजिक आंदोलन, परमाणु सशक्तिकरण, LPG विरोधी आंदोलन, ब्लैक लाइफ मैटर, ये उससे रिलेटेड है। एनिमल राइट मूवमेंट, एंटी वार मूवमेंट, फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट, मी टू, महिला देह शोषण के खिलाफ आंदोलन था ये। चाहबाग आंदोलन बांग्लादेश में हुआ। वेस्टर्न केप मूवमेंट, ये एंटी एवेक्शन मूवमेंट था, दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड है। येलो वेस्ट मूवमेंट, महंगाई के खिलाफ फ्रांस में हुआ आंदोलन था ये। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो चलिए अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।